नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, मैं निपुण मित्तल आपका स्वागत करता हूं आपके सेशन में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीए द्वारा कंडक्टेड नीट 2023 के फिजिक्स वाले पार्ट के सॉल्यूशंस। तो हम लोग जो कोड जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट कोड इज गोइंग टू बी G5 वाला जो कोड है वो। और आज फाइनली हम लोग सॉल्यूशंस जो है उसको डिटेल में थोड़ा सा आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। लाइव सॉल्यूशंस हम लोगों ने पीडब्ल्यू विद्यापीठ के चैनल के ऊपर डिस्कस किए थे। आप लोग वहां पर जाके उन वाले सॉल्यूशंस को आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। ठीक है, वो लाइव था, पर हाँ, जो बच्चे यहाँ ईटूज इंडिया पीडब्ल्यू वाले चैनल के ऊपर आते हैं वो वाले बच्चे यहाँ पर इन सॉल्यूशंस को एक बार चेक करें और देखें कि क्या अप्रोच रही इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था और क्या क्या हुआ है। ठीक है, चलिए तो आज देखते हैं भाई G5 कोड जो है उसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस किस तरह के थे और क्या क्या था। तो शुरुआत करते हैं आज हम लोग। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो देखो, मैं थोड़ा बहुत आपके लिए एनालिसिस भी करता जाऊंगा साथ में और आपको बताता रहूंगा कि पेपर में जो ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे उसका लेवल कैसा था, कौन से चैप्टर का वो वाला क्वेश्चन था और क्या फंडा हमें यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए था। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आपके ईएमआई का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसकी जो कैटेगरी है वो इजी है। ईएमआई जो आप भरते हैं लोन वाली है वो नहीं है, ये बात भी पहले से क्लियर कर दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर है। ठीक है ना। तो चलो, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, तो सभी को पता है कि जो एनर्जी स्टोर्ड हम लोग लिखते थे वो हाफ LI स्क्वायर से लिखा करते थे। याद आ गया? तो बस ये अगर आ गया तो आंसर भी आ गया। तो हाफ एल की वैल्यू बोलिए भाई, एल यहां पर दे रखा है 4 माइक्रो हेनरी। ठीक है, माइक्रो हेनरी के अंदर दिया है, तो हमारी एनर्जी भी माइक्रो जूल के अंदर या मिली जूल के अंदर आ सकती है। हम लोग तो वैल्यू पुट कर देते हैं 4 × 10 की पावर -6 हेनरी माइक्रो के साथ में, तो इसीलिए -6 आ गया। और उसके बाद में आई का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 से बेटा 2 बार चला गया और ये हो गया 4, 2 4 = 8, तो यहां पर 8 माइक्रो जूल जो आपकी एनर्जी है वो डायरेक्टली आ जाती है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर या फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत इजीली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया। सिंगल लाइन का क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन आप लोग गलत करके आ रहे हो तो आपने पढ़ाई नहीं की है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, अब लग रहा है सबको अरे यार ये तो हो जाना चाहिए था। किया भी होगा, मैं जानता हूं आप लोगों ने क्लास में करवाए हुए सवाल थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके नोट्स से आया था एज इट इज विद डेटा, मैचिंग डेटा के साथ का सवाल। एक ऐसा सवाल जो मॉडर्न फिजिक्स से आया था। ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिविटी वाले पोर्शन का सवाल है। आप लोगों को कई बार चिल्ला के क्लास के अंदर ये वाला क्वेश्चन कराया जाता है और आपको बताया जाता है कैसे हाफ लाइफ अगर दे रखी होती है तो कौन सा पार्ट कितना बचा है, ये सब हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स। इन हाउ मच टाइम एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो बेसिकली आपको एक्टिविटी जो है ना उसका फॉर्मूला पता है, AC = AC0 2 की पावर -T/T²। इसी फॉर्मूले को लिखने का दूसरा तरीका क्या था? इसी फॉर्मूले को लिखने का दूसरा तरीका था AC0 और फिर 1/2 रेज़ टू द पावर T/T²। कैसे भी लिख लो, वो आपकी इच्छा है। अब इसके अंदर AC जो है ना बेटा, ये आपकी इनिशियल एक्टिविटी होती है ना। है AC0 आप लोगों की इनिशियल एक्टिविटी होती है, AC आपकी एक्टिविटी होती है किसी टाइम T पर। तो अगर यहां देखूं तो एक्टिविटी 1/16 और AC0 जो है वो आप लोगों की हम लोगों ने AC मान ली। तो यहां हमारे पास में क्या हो गया भाई, AC/16, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, AC। और यहां पर क्या आ गया हमारे पास 1/2 रेज़ टू दी पावर। अब यहां पर देख, हाफ लाइफ दे रखी है 20 मिनट की, तो T/20। दैट्स इट। अब इस वाले पार्ट को अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ भाई, AC से AC यहां पर कट जाएगा। तो ये अगर हम यहां देखें तो ये क्या लिखा है, 1/2 की पावर 4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर कितना बेटा, T/20। नाउ यू कैन कंपेयर द पावर, सीधे सीधे पावर कंपेयर करो। यहां कितनी पावर है, 1/2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया कि T/20 की वैल्यू क्या हो गई, 4। तो अगर हम लोग यहां से T/20 का जो वैल्यू है उसको 4 के बराबर लिखते हैं तो यहां से टाइम की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितने मिनट्स आ जाती है, 80 मिनट्स के बराबर आ जाती है। तो बेसिकली एक्टिविटी का फॉर्मूला, मास का फॉर्मूला और कितना आपका फाइनली सब्सटेंस बचा हुआ है उसका फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले सेम तरीके से चलते हैं, है ना। एक्टिविटी का हो, मास का हो या फिर आपके N यानी कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई का फॉर्मूला हो, तो सभी केसेस में आप ये लगा सकते हैं। इसमें शॉर्ट ट्रिक यही थी कि आप लोग सीधे सीधे सोचते कि 1/16 कितनी देर में बचता है, 1/16 कितनी देर में बचता है। तो हमें पता है
कि जो n है वो n0 अपॉन 2 की पावर n होता है, n हाफ लाइव्स। तो 1/16 का मतलब 2 की पावर क्या हो गया, 1/16 बचे तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया 4 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, 20 इंटू 4 कितना होता है 80, और इसीलिए आपका आंसर आ गया 1। समझ गए? तो आपका आंसर जो है 80 मिनट्स डायरेक्टली यहां से निकल के आ सकता है। अगर आप लोग बहुत जल्दी और तेजी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते थे तो ये सबसे अच्छा तरीका था जिससे कि आप लोग इस क्वेश्चन को ओरली भी सॉल्व कर सकते थे। आपको जरूरत ही नहीं थी कलम चलाने की और ये लंबे लंबे मेथड्स को अपनाने की। रियलिटी तो देखो ये है, ठीक है। और क्लास में हम ऐसे कराते भी हैं आपको, ऐसा नहीं है कि कराते नहीं है इस तरीके से कि भाई जल्दी से अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, खट 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 हो गया। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -50। अगेन क्लास का एग्जांपल एज इट इज, ठीक है। आइए जरा देख लेते हैं। तो टेम्परेचर दे रखा है गैस का -50 डिग्री सेंटीग्रेड। टू व्हाट टेम्परेचर गैस शुड बी हीटेड सो दैट आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। अब देखो यहां बहुत सारे लोगों ने जो गलती की, जिनके आंसर नहीं आ रहे थे, उन लोगों की गलती क्या हुई समझना इस वाली बात को। उन्होंने एक वेलोसिटी तो ले ली v और दूसरी वेलोसिटी ले ली 3v, यहां गलती कर दी। यही चमत्कार था, यहां जो चमत्कार किया ना ये गलत कर दिया। उन्होंने क्या बोला, आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। इंक्रीज्ड बाय यानी कि v से 3v जो है वो हो नहीं गई है, v में 3v जो है वो जोड़ के बतानी है, यानी 4v हो गई। कई लोगों ने ये वाली गलती की, कई लोगों ने। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे थे अरे सर ये गलती कर दी, ओहो। जबकि क्लास में चिल्ला चिल्ला के आपको ये वाली बात बताई जाती है कि इंक्रीज्ड टू दिस वैल्यू का मतलब अलग होता है और इंक्रीज्ड बाय दिस वैल्यू का मतलब अलग होता है। बिकम्स दिस एंड बिकम्स इतने टाइम्स, ये सबके मतलब अलग अलग हैं। आपको साफ साफ क्लास में सिखाया जाता है। यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स है, मतलब कि अगर इनिशियली हम लोग वेलोसिटी को v ले रहे हैं तो फाइनली हम लोग क्या लेंगे, जल्दी से बोलो, v प्लस 3v लेंगे, जो आपके पास में क्या हो जाएगी 4v। अब आप लोग इस वाली स्पीड का जो रेशो है वो आराम से निकाल सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि v जो है वो प्रोपोर्शनल टू √t होती है और इसी कारण से हम लोग क्या लिख सकते हैं, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू √t1 अपॉन t2। ठीक है, तो आइए इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। v1 की वैल्यू v है, v2 की वैल्यू कितनी है 4v है, इज इक्वल टू -50 का मतलब क्या हो गया, 273 में से 50 घटाओ तो कितना आ जाएगा बेटा, 223 आ जाएगा। तो ये इनिशियली हो गया 223 और डिवाइडेड बाय कोई टेम्परेचर t जो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो ये v से v यहां पर कट गया, दोनों तरफ का स्क्वायर किया तो हमारे पास में क्या आ गया भाई, देख लो, t तो इधर चला गया और यहां चला गया 223 मल्टीप्लाइड बाय 16। सॉल्व कर लो। ठीक है, इससे जो आंसर आएगा वो आपका केल्विन में आएगा और जब सॉल्व करते हैं तो इसका फाइनली आंसर जो है वो 3295 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप कहें तो मैं सॉल्व भी कर देता हूं। देखो 223 को 16 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 3 18 हो गया, 6 2 12 हो गया। ठीक है ना, 6 2 12, 12 और 1 13 का 3 कैरी ओवर 1 हो गया, 6 2 12 और 1 फिर से 13 हो गया और ये क्या हो गया बेटा 2 2 3 हो गया। तो यहां पर आ गया 8 6 5 और 3 3 5 6 8। पर ये तो केल्विन में आया है, हमें किसके अंदर चाहिए भाई, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो 3568 के साथ में क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, जल्दी बोलो, बताते नहीं हो। एक तो 273 को घटा दो तो बोलो क्या आ जाएगा, यहां पर 8 में से 3 गया तो 5, 16 में से 7 गया तो कितना चला गया भाई साहब 9, 4 में से 2 गया तो 2 और ये 3, 3295। देखो एग्जैक्ट आंसर मैच कर रहा है, यस। तो डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर लेकर आ गया मैं फाइनली। मल्टीप्लाई डिवाइड करने का काम आप लोगों का है, अब आप कितनी तेज उस चीज को कर पाते हैं, या अप्रोक्सीमेटली भी अगर कर लेते हो तो आंसर आ जाता है। अब देख इसमें अप्रोक्सीमेशन में कैसे लगाता, ध्यान देना, मेरा तरीका देखना मैं किस तरह से अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं इस क्वेश्चन को बहुत तेज करने के लिए। ठीक है, 223 और यहां पर क्या है बेटा 16। अब पहले सोच के 223 का डबल क्या होता है, 223 का डबल करीब करीब 4400 होगा, इसे 22 मान के चल। ठीक है, इसका डबल क्या होगा 4400। ठीक है ना, अब 1.6 टाइम्स करना है तो कुछ 3600 करीब आता होगा अंदाजे से। अगर मैं इसको अंदाजा लगाऊंगा 1.6 टाइम्स करना है तो 3600 अराउंड आता होगा। 3600 में से अगर 273 घटाऊंगा तो 3200 कुछ आता होगा। ये देखो 3200 ही आपका आंसर है, 3200 3300, दैट्स इट। तो ऐसे सोचना पड़ता है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन आपको कैलकुलेशन में स्पीड से लगाना पड़ता है, पर अगर वो कैलकुलेशन ही आप लोग सोचने में टाइम लगा देते हैं तो वो नहीं होगा। समझ गया ना,
तो इस तरह की जो कैलकुलेशन होती है ना, जिसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे सोचना पड़ता है कि यार थोड़ा ऐसे सोच के कैलकुलेशन को मैं फास्ट कर लूं, 16 की जगह 15 मान के सॉल्व कर लो, इसे 220 मान के सॉल्व कर लो, खटाखट सॉल्व होता है, क्योंकि इतने क्लोज आंसर तो है ही नहीं। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये तो पहले ही हट जाते हैं, ये वाला और ये वाला तो बिल्कुल ही हट जाता है। कंफ्यूजन सारा इसमें होता है। ये केल्विन में जब देखते हैं तो आंसर केल्विन में ऑब्वियस है, इस वाले आंसर से तो बड़ा ही आएगा 3097 से, तो ऑब्वियस होगा कि आंसर फिर थर्ड ऑप्शन आएगा। कई बार बिना कैलकुलेशन के आप लोग दिमाग चला के चीजों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें, है ना, ये तो देखिए ये तो इजी कैटेगरी में चला ही गया। इस क्वेश्चन की भी अगर मैं बात करूं तो इजी कैटेगरी का ही क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ये वाली जो गड़बड़ है बहुत सारे बच्चे करते हैं, और इसीलिए इसको हम लोग मीडियम कैटेगरी के अंदर डाल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय ओपन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज पाइप। अगेन क्लास का एग्जांपल, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन, फंडामेंटल्स की ही बात कर ली। मुझे तो लगा कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड हार्मोनिक कुछ तो पूछते, पर नहीं। तो सभी लोग जानते हैं एक ओपन ऑर्गन पाइप जो है, अगर हम एक ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में बात करें तो ये हमारा एक ओपन ऑर्गन पाइप है जो दोनों तरफ से ओपन है, और ये हमारे पास में एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है जो एक तरफ से ओपन है। ठीक है, हाँ जी। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की कहानी कुछ इस तरह की, सभी लोग जानते हैं, और ओपन ऑर्गन पाइप की कहानी कुछ इस तरह की, ये भी सभी लोग जानते हैं। देख लो भाई, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एक तरफ से बंद होता है भाई साहब भूल गए। हाँ, बहुत ही बढ़िया भाई। तो इसके अंदर क्या आता था मेरे पास में, ये वाली वैल्यू λ/2, और λ/2 के हिसाब से हम लोग इसकी लेंथ लिखा करते थे। तो यहाँ जो हमारे पास फंडामेंटल आती थी वो क्या आती थी बेटा, v/2l से आती थी। ठीक है, वहीं जब यहां हम लोग फंडामेंटल लिखा करते थे तो वो किससे लिखते थे, v/4l, क्योंकि आधा डब्बा था तो इसकी लेंथ जो है वो λ/4 रह जाती थी। तो यहां पर v/4l, यहां पर v/2l। अच्छा, लेंथ इस बार सेम देती है ना। तो ये तो हमारा कौन सा हो गया, क्लोज्ड, और ये हमारा कौन सा हो गया बेटा, ओपन। हमें किस किस का रेशो लेना है, पहले ओपन है बाद में क्लोज्ड है। तो अगर ओपन की f1 मानू और क्लोज्ड की f2 मानू तो हमारे पास क्या आ जाएगा बता, v/2l डिवाइडेड बाय v/4l। 4 आपका ऊपर जाएगा तो हो गया देखो 4l/v, है ना। ऐसे नहीं लिखता हूं मैं, डायरेक्ट भी कर सकता हूं, तुम्हारी इच्छा हो तो। v से v काट दिया तो आपके पास क्या आ गया बेटा, 4l/2l। लेंथ क्योंकि सेम है तो ये भी कट गए, आंसर आ गया बेटा 2:1। बहुत ही आसान सवाल, एक लाइन में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इजी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, क्लास में खूब करते हो, खूब, मतलब अपन तो बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं और ये तो बहुत ही आसान था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट इंडक्टेंस इज 10 इंटू 10 की पावर -3, है ना, मिली हेनरी, है ना। कैपेसिटेंस आप लोगों को कितना दिया हुआ है भाई, 1 माइक्रोफेरेड, 1 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड्स। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस इज 100, बहुत ही अच्छे। चलो भाई, चलो चलो, फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स, तो फ्रीक्वेंसी जिस पर रेजोनेंस होगा, तो ऐसा नहीं कि 50 हर्ट्ज आंसर ढूंढने लग जाओ, 50 हर्ट्ज बोला था सर ने, कुछ नहीं लिखा हो तो फ्रीक्वेंसी मान लेना है, वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात की है। और अगर मुझे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो फ्रीक्वेंसी तो देख हमेशा हर्ट्ज या किलो हर्ट्ज के अंदर ही आएगी। रेडियन पर सेकंड के अंदर आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है, तो रेडियन पर सेकंड के आंसर तो पहले ही काट दो। ठीक है, बहुत बच्चों ने गलती की होगी, रेडियन पर सेकंड में आंसर लगा दिया होगा, सोचा होगा स्टाइल मारने के लिए लगा देते हैं, और उन्होंने तुम्हारी स्टाइल में ऐसी की तैसी कर दी। तो अपने को बचना होता है भाई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, याद करिए। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता था 1/2π√LC। जिसको ये याद नहीं है वो XC और XL को बराबर कर लो। वही कंडीशन तो थी बेटा, XC और XL जहां पर बराबर हो जाएंगे। XC की वैल्यू लिख लो 1/ωc, XL की वैल्यू लिख लो ωL, और फिर ओमेगा से आप लोग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू है, इसके अंदर हम लोग वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 1/2π 3.14 लिख देता हूं, √L। L कितना है भाई, 10 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6। ये वैल्यूज के साथ में आपको खेलना है, खेल सकते हो, ये सब 1/, में चल रहा है। ठीक है, 1/this वैल्यू। जब आप इस वाली वैल्यू को सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है 1.59 किलो हर्ट्ज। यस, ये आप लोगों का आंसर है। ठीक है, सॉल्व तो देखो करना पड़ेगा,
सॉल्व तो करना पड़ेगा, और इसके अंदर तो वैसे ही करना पड़ता है क्योंकि 10 की पावर आप लोगों को देखनी होती है, 1.59 भी है, 15.9 है, तो कहीं तो सॉल्व करवाएंगे यार, बिल्कुल ही ऐसे थोड़ी है सारे ही सवाल ऐसे दे देंगे आपको कि बिना सॉल्व किए सॉल्व कर लो, तो इसमें पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाँ, एक और क्लास के अंदर जब आप लोगों को बताया गया था सारी की सारी सीरीज, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, उसी का सवाल आ गया, मजा ही आ गया। चलो देखते हैं। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज, बामर कहां होती थी, ए बी, बी फॉर बामर, बामर मतलब इंफिनिटी से 2, याद कर लो भाई, बामर की शॉर्टेस्ट बोल रहा है ना। हाँ, तो बामर की शॉर्टेस्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, इंफिनिटी से 2, मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम वेवलेंथ। तो यहां हमने बोला कि बामर के लिए हमारा N2 तो हो गया बेटा इंफिनिटी, और N1 क्या हो गया आपका 2, और दूसरी क्या बोल रहा है, लैम्डा बता रहा है इसके लिए जो वेवलेंथ बता रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज क्या होगी। तो ब्रैकेट कौन सा होता है, ब्रैकेट होता था सर लाइमन, बामर, फिर पास्टन, फिर ब्रैकेट, है ना। तो ब्रैकेट के अंदर आता था N2 तो ले लो आप इंफिनिटी, शॉर्टेस्ट ही निकालनी है, और N1 ले लो आप लोग 4। तो रेडबर्ग फॉर्मूला सबको याद होगा, है ना। बात यहां पर हाइड्रोजन की ही हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन की ही चर्चा के अंदर हम लोग ये वाले स्पेक्ट्रम को नाम देते हैं। तो अगर मैं बामर सीरीज के लिए फॉर्मूला लिखूंगा तो 1/λ की वैल्यू क्या होती है बेटा, RZ² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2²। ठीक है, हाँ, सभी लोग जानते हैं। अगर इस वाले फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करें तो हमारे पास में क्या आंसर आ जाता है, देख लो भाई, जल्दी बताओ। ये तो 1/4 आ जाएगा, तो यहां से तो 1/λ की वैल्यू जो है वो R/4 आ गई। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन गई हमारे पास, और दूसरी इक्वेशन ब्रैकेट के लिए आ जाएगी, तो 1/λ' बोल देता हूं इसको, ये आ जाएगा R/4 है ना, तो ये 16 आ जाएगा। दोनों इक्वेशंस आ गई। तो यहां से अगर लैम्डा की वैल्यू देखोगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई भाई, मतलब 4/r हो गई यहां से, और यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई आपके पास में 16/r, तो 4 लैम्डा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट्स इट। ठीक है, इजी इजी, सब इजी है भाई, बिल्कुल इजी पेपर था वैसे देखा जाए तो। ऑल्दो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग जो है वो लगाना था। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं, क्योंकि बच्चे ये चीजें भूल जाते हैं ना कि भाई किसके अंदर क्या हुआ था, ये ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, इनके सब लोग है ना वो भूल जाते हैं कौन सी शॉर्टेस्ट होती है, कौन सी स्मॉलेस्ट, मतलब कौन सी लार्जेस्ट वेवलेंथ होती है, नाम क्योंकि भूल जाते हैं। इसीलिए आई वुड से दैट दिस क्वेश्चन इज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, क्योंकि डिवाइड करने के अंदर गड़बड़ हो जाती है, कई बार होती है ना। ये क्वेश्चन की अगर बात करूं तो ये आपका एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है भाई साहब, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे में बेसिकली चर्चा करनी है। तो इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द टेंजेंट टू इट्स पोजीशन। तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन क्लास में आपको स्पेशली लिखवाया जाता है कि आपका ओमेगा और अल्फा दोनों ही एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, यस, ओमेगा भी और अल्फा भी दोनों ही कैसे होते हैं, ये एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, जैसा आपको साफ साफ पढ़ाया जाता है क्लास में, और वही चीज का रिपीट टेलीकास्ट यहाँ पर होगा। क्योंकि ओमेगा और अल्फा दोनों एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, इसका मतलब दे आर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो ये डायरेक्शन, और अगर ऐसे घुमा रहा हूं तो नीचे की डायरेक्शन। इसको अगर यहां बना के दिखाऊं तो हम इस तरह से इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ले लो, तो ये आपकी आंटी हो गई। तो जब आप आंटी घूमते हो तो इसका डायरेक्शन बाहर आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग डॉट लगा देते हैं, आउटवर्ड्स, देख रहे हो। और यही अगर मान लेते हैं हम लोग क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, इसको अंकल घुमा रहे हैं, अंकल ही लिख दिया मैंने यार तुम्हारे चक्कर में, चलो क्लॉकवाइज लिखना है। हाँ, तो अगर अंकल घुमा रहे हो तो इनवर्ड्स आ जाएगा, तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही हो गया ना बेटा, ये हो गया इनवर्ड्स। एक्सिस कौन, एक्सिस ये रही बेटा, दिस इज योर एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो। तो अगर ये पेन है ना, पेन अगर एक्सिस है इसके चारों तरफ ऐसे, तो पेन को पकड़ने वाली स्टाइल में आंसर। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन ए, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, इजी लेवल का क्वेश्चन आपके सामने। आप कहें कौन से चैप्टर का है, तो ये सर्कुलर मोशन का सवाल था, है ना। इससे पहले हमने मॉडर्न का क्वेश्चन डिस्कस किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पोर्शन से, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर ड्यू टू द डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी
तो अगर एक एसी सोर्स को हम लोग एक कैपेसिटर से जोड़ देते हैं और उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं, इन दैट केस क्या होता है? तो एक चीज बता पहले, एक्सी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1/ओमेगा c के बराबर होता है ये, ठीक है। और ओमेगा जो होता है वो होता है 2πf इंटू सी। अच्छा, एक्सी इज बेसिकली द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब कि इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस। क्योंकि आपका एक्सी रेजिस्टेंस जैसा ही है, तो बेसिकली यहां पर जो आप लोगों का करंट है, जिसकी हम लोग बात यहां पर कर रहे हैं, वो जो करंट है उसकी वैल्यू बढ़ेगी अगर आपका जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, और आपके करंट की वैल्यू घटेगी अगर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा। तो अब तुम ही सोचो कि अगर हम लोग ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को घटा रहे हैं, ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो आई की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? V/R लिखते हैं। एसी से जोड़ दिया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? E0 sin ओमेगा टी, और डिवाइड किससे कर दिया? XC से कर दिया। आर की जगह इस बार XC आ गया, यही तो फर्क हो गया। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आई की वैल्यू पे आप बताओ अब जल्दी से क्या फर्क पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी को घटा दिया है तो XC की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ रहा है? ये बढ़ रहा है। XC अगर आपका बढ़ रहा है, इसका मतलब करंट जो है वो आपका घट रहा है, तो द डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस। समझ में आ गई बात? करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? आपकी घट जाएगी। समझ में आ गई सबको बात? ठीक है, इजी क्वेश्चन। पर क्योंकि लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो गए, ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, ये वाली सारी चीजें सोच सोच के, तो इसीलिए गड़बड़ हो गई। समझ गए? बहुत लोग ये भी आंसर लगाया कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस। नहीं भैया, ये तो बढ़ गया। डिनोमिनेटर को अगर घटाओगे तो ये वैल्यू तो बड़ी हो जाएगी ना, तो इसीलिए ये भी आंसर नहीं है। कांस्टेंट रहने का तो सवाल ही नहीं है। करंट बढ़ नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज कर रहा है। तो लोगों को लगा डिस्प्लेसमेंट करंट कौन सा करंट आ गया, ये कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सवाल तो नहीं आ गया। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा, अंश अंश डेरिवेशन कर करके इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया लोगों ने। नहीं, कुछ करना ही नहीं था इसके अंदर। सिंगल लाइन का सॉल्यूशन था, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कोई जबरदस्ती के डेरिवेशन नहीं देखने हैं इस वाले क्वेश्चन में, दिमाग ही नहीं लगाना था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो एक इजी लेवल का सवाल आप लोगों ने देखा अभी वापस। और ये जो क्वेश्चन है ये एसी का है, ऑल्टरनेटिंग करंट। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एरर्स इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस। मैंने आपको क्लास में भी बताया था, अनप्रेडिक्टेबल जितनी भी चीजें होती हैं वो सब रैंडम होती हैं। तो ऑल दीज आर रैंडम एरर्स। ऑप्शन ए, एरर्स एंड मेजरमेंट का सवाल। बहुत सारे बच्चे इसके छोड़कर आ गए जबरदस्ती, जबकि आसान सा सवाल था। ठीक है, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि ऐसी जितनी भी एरर्स होती हैं जिनका हमें कॉज अननोन होता है, अनप्रेडिक्टेबल होती है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बार बार रीडिंग्स लेते हैं, एवरेज लेते हैं, एवरेज आउट करते हैं चीजों को। जब एवरेज आउट करते हैं चीजों को, तब हम लोग रैंडम एरर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो इफ द गैल्वेनोमीटर G डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट, द वैल्यू ऑफ R इज गिवन बाय। अच्छा, गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई रीडिंग नहीं है, तो R की जो वैल्यू है वो क्या होगी? ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। ये अगर मैं इस वाले R की बात करूं बेटा, तो इस 2 वोल्ट की बैटरी के पैरेलल में लगा हुआ है, मतलब इसके अक्रॉस 2 वोल्ट का, यहां पर I की वैल्यू 0 बता दी गई। तो यहां पर अगर 2 है तो यहां पर भी बेटा 2 वोल्ट आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि यहां भी क्या था? 0, यहां पर भी क्या आ गया बेटा? 0। ठीक है, तो यहीं पर है जो कुछ भी घूम रहा है। तो अगर मैं I की वैल्यू की बात करूं सबसे पहले, तो I कितना आ जाएगा? देखो, यहां से 10 और यहां से 2, तो बेसिकली इसके अक्रॉस प्लस माइनस 8 वोल्ट हो गया, है ना? ठीक है, तो I कितना हो गया? V/R, यानी कि 8/400, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1/50। ये हमारे पास में करंट आ गया। अब मुझे तो इस R की वैल्यू निकालनी है, तो यहां देखो करंट की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 1/50 एम्पियर। इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना है? 2 वोल्ट का। तो अगर इसके अक्रॉस ड्रॉप 2 वोल्ट का है, तो दिस 2 शुड बी इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R। ये I कहां है? 1/50, तो ये क्या हो गया? 2 इज इक्वल टू 1/50 टाइम्स ऑफ R, जिससे आपके R की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई बेटा? 100 ओम। बहुत ही आसान सवाल। आहा, वाह, क्या इजी क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्लास में कईयों बार किए हुए इस तरह के सवाल, ऑल्दो थोड़ा सा अलग था, पर हम लोगों ने क्लास में इस तरह के खूब बार सवाल जो है वो किए हैं और देखे हैं कि क्या करना होता है इस तरह के सवालों में। तो आई डोंट थिंक कि बच्चों को ऐसे क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत आई होगी। 100 ओम इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आ जाओ। करंट इलेक्ट्रिसिटी मीडियम लेवल का क्वेश्चन।
ठीक है। 5 सवाल थे भैया करंट के। हाँ चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। आप लोगों को एक स्प्रिंग दे दी गई और ऐसा बोल दिया गया कि देखो भाई इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यू है जब अपन लोग इसको 2 सेंटीमीटर इसकी नेचुरल लेंथ से आगे खींच लेते हैं। ठीक है, तो हाफ के इंटू 2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर इज इक्वल टू यू। कहानी खत्म। अगला केस, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, तो अगर हम लोग इसको 8 से खींचें तो 8 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, तो इसके u की वैल्यू जो है वो क्या होगी? दोनों का रेशियो ले ले, डिवाइड कर दो दोनों, तो हाफ के कट गए, ये कितना हो गया हमारे पास बताओ? 4 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू यू अपॉन यू डैश। 4 से 4 काट दूं? नहीं सर, 4 से 4 नहीं काटना, 16 बार ये चला गया, तो हमारे पास यू डैश की जो वैल्यू है 16 यू के बराबर आ गई। आपका आंसर आपके सामने है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इजी। कितनी बार इस तरह के सवाल किए हैं तूने, अब तेरे को भी पता है ना, पर बस यही है कि तुम लोग एग्जाम में जाके पता नहीं क्यों तुम्हारे कलम चलने बंद हो जाते हैं। तो बेसिकली वर्क पर एनर्जी का क्वेश्चन है, और अगर देखा जाए तो एक मतलब मीडियम तो क्या ही बोले इसको, इजी लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो, A vehicle travels half the distance with a speed v, ये v बहुत डिजाइन में लिखा हुआ है, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद a speed 2v, ये भी बहुत डिजाइन में लिखा हुआ है भाई साहब। हाँ 8 और 28 लग रहा है ना? हाँ मेरे को भी ऐसे ही लगा है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्लास के अंदर कईयों बार कराते हैं एवरेज वेलोसिटी का ये वाला सवाल। अगर आधी आधी डिस्टेंस हम अलग अलग स्पीड से चलते हैं तो आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बताया जाता है, विच इज 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। आशा करता हूं ये सबको याद होगा। तो v एवरेज निकालने का तरीका 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, क्योंकि डिस्टेंस एग्जैक्टली आधी आधी दे रखी है, तभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं और अप्लाई कर लो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ? ट्वाइस ऑफ v1 कितनी है v, v2 कितनी है 2v। ओहो इतना इजी डेटा, और नीचे क्या आ जाएगा 3v। चलो 2 2 4, 4v/3 आंसर। काइनेमेटिक्स का इजी क्वेश्चन, आई बात समझ? 4v/3 है क्या ऑप्शन में? फोर्थ ऑप्शन देख लो। नेक्स्ट आ जाओ। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ओहो बहुत भारी। तो फोटोवोल्टेइक डिवाइसेस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बात है, यही तो काम होता है इनका। जितने भी फोटोवोल्टेइक डिवाइसेस होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, जैसे ही आप लोग उनको लाइट रेडिएशन की एनर्जी देते हैं, वैसे ही वो आपकी जो ऑप्टिकल रेडिएशन जो गिर रहा है, मतलब जो आपने एनर्जी दिया इन द फॉर्म ऑफ लाइट, उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। जो हमारे सोलर सेल, सोलर पैनल जितने भी लगे होते हैं वो सबका काम यही है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस, बिल्कुल सही है, हाईली डोप्ड रिवर्स बायस होता है और ब्रेकडाउन रीजन के अंदर ही हम लोग उससे काम में लेते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, पर ये कोई इसके रीजन नहीं है, तो इसीलिए बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक सेमीकंडक्टर्स का क्वेश्चन आया अभी अभी आप लोगों ने जो देखा, और इस सेमीकंडक्टर्स के क्वेश्चन को हम लोग इजी कैटेगरी के अंदर रखेंगे, पर अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी होगी खेला हो बे। नेक्स्ट, तो एक गोली चलाई गई है एट अ स्पीड ऑफ 280 इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। तो देखो प्रोजेक्टाइल का बहुत ही आसान सवाल, इजी काइनेमेटिक्स, जैसा आपको क्लास के अंदर बताया गया था एकदम वैसा का वैसा सवाल। ठीक है ना? हाँ मतलब अब क्या बोलो कि भाई सारे क्वेश्चन मेरे नोट से आए और ऐसा हुआ और वैसा हुआ, ये सब क्या ही बोले, सिलेबस ही था वैसा का वैसा। अब सब करते हैं प्रोजेक्टाइल का सवाल यार। अब ठीक है, डेटा के साथ भी मैच हो गया कुछ क्वेश्चन, अब उसके अंदर क्या मतलब हुआ अल्लाह दिखाते रहे। ठीक है, पर ये याद जरूर रखना कि मैंने तुम्हें 4 टॉपिक बताए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 4। उन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर से 3 सवालों के आप लोगों को ऐसे के ऐसे मिले हैं। मैंने 4 ही वीडियो कराए थे 4 नंबर पक्के वाले सवाल के। वो 4 नंबर पक्के वाले सवालों में जो 4 वीडियो थे उसमें से 3 सवालों के आ गए। तो ये होता है इंट्यूशन फिर अपना। इस पे स्टाइल मार सकता हूं मैं। कितने पर फेंका है भाई? 280 मीटर पर सेकंड पे फेंका। आपसे क्या पूछ रहे हैं? मैक्सिमम हाइट। ओ माय गॉड, बहुत ही टफ सवाल है सर। तो एच मैक्स की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना? या फिर आप दिमाग लगाओ तो यू वाई स्क्वायर बाई 2g, है ना? तो इसका ये वाला कॉम्पोनेंट मेरे काम का है।
तो 280 इंटू वॉट, sin 30 क्या हो गया 1/2, तो ये कितना हो गया 140। तो ये हो गया मेरे पास में 140 मल्टीप्लाइड बाय 140 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। इसे सॉल्व करने पर आंसर आता है 1000 मीटर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। पूरा सॉल्व नहीं करना होता रे बाबा, हाँ समझा तो करो थोड़ा सा, वैसे ही आ जाता है आंसर। अप्रोक्सीमेशन है, 14 का स्क्वायर याद है तुम लोगों को? नहीं याद है। 15 का तो याद होगा, नहीं याद है। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, देख 14 का होता है 196 है ना, तो उसके हिसाब से चलो आगे जल्दी से। 14 का 196 होता है और ये कितना होता है 19.6 आंसर। इतना ही तो सोचना है, अब 1000 ही तो आएगा, 2 कहां से आ जाएगा उसमें, ना 2 आएगा ना 3 आएगा, तो फटाक से सॉल्व हो जाता है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है भाई, है ना। चलो एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सवाल है। 2 बॉडीज ऑफ मास m and 9m आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर, क्लास का एज इट इज, क्लास का एग्जाम्पल डेटा के साथ। बेसिकली ये आपको मैंने एक डीपीपी के अंदर सॉल्व करवाया था, जो टाइम सेवर कोर्स था, उसके अंदर ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। हाँ, क्योंकि इसको 2 बार 2 चीजें निकालनी होती है, तो इसे हम लोगों ने टफ वाली कैटेगरी के अंदर रखा है, और कोई बात नहीं। आओ देखें, तो 2 बॉडीज हैं m और 9m, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो आप लोगों को कैपिटल R के बराबर दे दी गई है। फिर ऐसा बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन जॉइनिंग वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल 0, तो इनके बीच में कहीं पर फील्ड 0 रही होगी, तो मैंने यहां से ये वाली डिस्टेंस को x मान लिया, तो यहां से ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, r माइनस एक्स हो जाएगी। हो गया भाई, ठीक है। अब ये जो आपके पास में r माइनस एक्स वाली डिस्टेंस हुई है, अगर इसके बारे में हम लोग चर्चा करें तो हमारे पास क्या आएगा, बताओ जल्दी बोलो बोलो बोलो। पहले तो यहां पर फील्ड 0 करो, तो यहां पर फील्ड 0 करने के लिए हमने यहां से और यहां से इस वाले पॉइंट के ऊपर फील्ड बराबर कर ली, तो बोलो क्या आ जाएगा, gm बाय एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू g इंटू 9m अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। gm, तो आपके पास क्या आ गया, 9x स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर्स आप लोग यहां पर काट दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 3, हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू r माइनस एक्स, मतलब कि x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई आपके पास, r/4। ठीक है, अब इस r/4 के ऊपर पोटेंशियल लिख दे, तो दिस x कम्स आउट टू बी हाउ मच, r/4। अब यहां पर हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिख देते हैं, बहुत आसान है। तो जब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखते हैं, तो पहले m के कारण बोलो माइनस gm बाय r की वैल्यू x मतलब r/4, तो माइनस gm अपॉन r/4 चलेगा, यस। और उसके बाद में माइनस, इसके लिए क्या लिखूंगा, gm यानी g इंटू 9m अपॉन, यहां से अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, 3r/4। ठीक है, तो ये हो गया 3r/4। तो बेसिकली यहां पर 4 9 36 बन गया, या ऐसा बोलो 4 3 12 बन गया, तो 12 और 4 16 माइनस 16 gm/r। ये लो भाई साहब, आपका आंसर आपके सामने है, गॉट इट। तो माइनस 16 gm/r, ऑप्शन नंबर 4 यही आपका आंसर है। इजी था, फिर वही बोल रहा हूं, इजी। नेक्स्ट देखते हैं, तो मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू। देखो एक्सरेज लिखा हुआ है, पर एक्सरे का क्वेश्चन नहीं है वो, सबसे पहले तो ये समझो। वो लिख दिया एक्सरे, लोगों ने बोला अरे अरे एक्सरे का क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ सिलेबस होती है एक्सरे, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। जब आपको ये बोल दिया ना कि एक्सरेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v, तो उसकी एनर्जी आपको ईवी से लिखनी है। ठीक है, तो ईवी से जब आप उसकी एनर्जी लिखोगे, तो इस एनर्जी को किसके बराबर करोगे आप लोग, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये hc/λ हो जाएगा इसकी वैल्यू। भाई जो आपका एक्सरे फोटोन निकला, ये एनर्जी तो hc/λ से ही दोगे, तो hc/λ वाली एनर्जी जो है यहां पर आपको ऐसे काम आ जाती है। ठीक है, तो ईवी की वैल्यू hc/λ है, जिसमें आप लोग इजीली देख सकते हैं कि लैम्डा की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो v के साथ में इनवर्स है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, और आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। बहुत सारे बच्चे लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m
क्यूवी के चक्कर में फंस गए। ये वो नहीं है भाई साहब, एक्सेलरेटेड है, यहां पर पढ़ के तो देखो, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट्स। ठीक है, तो ये सेटअप है जो आप लोगों को दिया गया था। इसमें बहुत सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूज हुए। एक्सरे एक्सरे, अगर आपने ढंग से मॉडर्न में पढ़ा होता तो आपको ये बात पता होती कि बिना एक्सरे पढ़े इस वाले क्वेश्चन को आप लोग कर सकते थे। लोग डर गए, हाय हाय एक्सरे का सवाल आ गया। तो इस बात को समझना था कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। बात समझ में आ गई? चलिए, तो मॉडर्न मीडियम में इसीलिए डाल रहा हूं कि लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो गए थे, और इसीलिए इट इज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन। ठीक है, इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया, इससे पहले भी बता दिया था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन, बताया था वेंचुरीमीटर, टुई टुई टुई, ऐसे ऐसे टुई टुई टुई, ऐसे एक पाइप यहाँ निकला होता है, यहाँ एक पाइप निकला होता है, फिर अपन लोग प्रेशर प्रेशर लिख लेते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन लिखते हैं, सेम लेवल वाली याद आ रही है? हाँ, ये वही वेंचुरीमीटर है। एक पोर्शन यहाँ कंसिडर करते हैं, एक एरिया यहाँ कंसिडर करते हैं, याद है? प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ, बस। तो बर्नौलीज थ्योरम इसका आंसर है। बर्नौली का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर वेंचुरीमीटर काम करती है। बताते भी हैं क्लास में, दिखाते भी हैं, 3D व्रीडी सब चीज आप लोगों को इसमें बताया जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये फ्लूइड्स का क्वेश्चन था आपके पास, और बहुत ही ईजी, मतलब अगर वेरी इजी की एक कैटेगरी बनाते तो उसमें भी वैसे तो फिट नहीं करना चाहिए था, पर ठीक है, कई लोग वेंचुरीमीटर पढ़ाते ही नहीं है, तो खेल ही खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं भाई, रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन रेजिस्टर डिटरमाइंड फ्रॉम कलर कोड्स इज 22,000 ±5% ओम, कलर ऑफ द थर्ड बैंड मस्ट बी। तो थर्ड बैंड का कलर क्या होगा? तो देख, पहले दो जो कलर होता है ना, वो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बता रहे हैं, 2 और 2। उसके बाद में आता है आपका मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर जो है वो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि 10⁻³ है। और उसके बाद में क्या आता है आपका टॉलरेंस। तो यहां टॉलरेंस क्या दिख रहा है आपको? ±5%, यानी ये तो सोना है, पर इसके बारे में पूछा नहीं है। ठीक है, हाँ, गोल्ड है पर इसके बारे में पूछा नहीं है। तो अगर हम मल्टीप्लायर की बात करें तो देख, बीबी रॉय, याद है ना? मेरे हिसाब से यहीं से काम हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4, तो ऑरेंज के साथ में 3 है, 10⁻³ मल्टीप्लायर इस ऑरेंज में आता है, तो आंसर आपका ऑरेंज हो गया। मैं क्यों लिखूं बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वाला फॉर्मूला पूरा, जब बीबी रॉय से ही काम चल गया? तो 10⁻³ दिखाना, तो इतने में ही मेरा काम चल गया। ऑरेंज के साथ में 3 मैच कर रहा है, और शुरुआत के 2 अगर भी पूछ लेते, वो भी बता देता, तो लाल लाल होते। तो दिस इज बेसिकली व्हाट? रेड। दिस इज ऑल्सो व्हाट? रेड। ये कौन सा हो गया? ऑरेंज। और ये कौन सा हो गया? गोल्ड। तो चारों कलर्स मैंने आप लोगों को बता दिए। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, मतलब होना चाहिए था। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, पर होना तो चाहिए था। करंट का क्लास एग्जाम्पल भी बोल सकते हो इसको, और क्वेश्चन जो है वो इजी कैटेगरी में रख सकते हो या मीडियम में भी रख सकते हो, क्योंकि लोगों को नहीं याद रहता है। चलो नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो देखो, सोप बबल, सोप बबल मतलब कि 2 सरफेस, और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है बेटा, जल्दी बताओ। टी की वैल्यू dW/d है, तो टी टाइम्स ऑफ डी ए, याद आ गया? हाँ, टी डी ए से लिखते थे। तो यहां जो एनर्जी आ जाएगी, तो सबसे पहले सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है सर? 0.03 दे रखी है। अब इनिशियली तो 0 ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सीधे हमें एक सोप बबल 2 सेंटीमीटर के रेडियस का बनाना है, तो चेंज इन एरिया की बात ही नहीं होगी, सीधे जो एरिया है वही मिलेगा आपको। तो एरिया की वैल्यू क्या लिखूं भाई? 4πr²। तो 4 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻²। ठीक है, सही है? यही गलती हो चुकी। सोप बबल है तो 2 सरफेस है ना भाई, अभी तो बोला, और 2 सरफेस का मतलब यहां 2 मल्टीप्लाई होगा। समझ गए? 2 सरफेस है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। तो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 32 3, करीब करीब 96, 96 और 3 करीब करीब 300, है ना? तो आंसर कितना आता है? 4th ऑप्शन। जल्दी सॉल्व करने के तरीके बता रहा हूं, ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो 3.01 इंटू 10⁻⁻4, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखो -4। ठीक है, और वो करीब करीब तो मैंने अप्लाई कर लिया, तो ये सॉल्व हो गया आपका। ठीक है ना? देख लेना, यही आंसर होगा, एक बार खुद भी चेक कर लेना। ठीक है, तो सरफेस टेंशन फ्लूइड्स का सवाल, सरफेस टेंशन फ्लूइड से ये क्रिटिकल वेलोसिटी वगैरह के सवाल देते रहते हैं ना,
वो तो इस बार बड़ी बात है कि मतलब आपको विस्कोसिटी का या क्रिटिकल वेलोसिटी का क्वेश्चन नहीं आया, नहीं तो वो भी देता है। तो इस सवाल को हम लोग थोड़ा मीडियम कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि लोग कई बार इसमें ये गलती करते हैं कि एक सरफेस लेना है कि दो सरफेस लेना है। ठीक है, नेक्स्ट 20। तो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन डायोड्स, अ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर एंड अ लोड रेजिस्टेंस। बहुत अच्छे, आपने हमें बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स रिमूव द एसी रिपल फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट। अब इसमें कौन सा ऐसा कंपोनेंट लगाया गया है जो उस रिपल्ड एसी आउटपुट को कन्वर्ट करता है सिंपल डीसी के अंदर, तो हमें ये आउटपुट मिलता है फुल वेव रेक्टिफायर से, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। अब ये वाला जो आउटपुट आप लोगों को मिल रहा है ना, इस आउटपुट के आगे अगर हम लोग एक कैपेसिटिव फिल्टर लगा देते हैं, तो अगर एक कैपेसिटिव फिल्टर लग जाता है तो हमारा जो आउटपुट होता है ना वो कुछ इस तरह का बन जाता है। पहले भी बता रखा है आपको क्लास में खूब बढ़िया से, और अभी भी बता रहा हूं। तो हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं करीब करीब डीसी, जिसमें रिपल्स ना हो। तो आप देखिए कैपेसिटिव फिल्टर लगाते ही ऐसा होता है। तो हम क्लास में ऐसे पढ़ते हैं कि भाई यहां हमारे पास में रेक्टिफायर है, और रेक्टिफायर के बाद में हमने यहां पर क्या जोड़ दिया है, फिल्टर सर्किट। हाँ याद करो, ये वही फिल्टर सर्किट है जो फाइनली लगाया गया था, जिससे आप लोगों को जो आउटपुट है उसके अंदर क्या मिल गया, अनरिपल्ड जो पार्ट है ना बेटा वो अवेलेबल हो गया, मतलब रिपल्स जो है बेसिकली कम हो गए। ठीक है, तो यहां पर यही बोल रहे हैं कि भाई रिमूव द एसी रिपल फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट, किससे काम आता है, तो कैपेसिटिव फिल्टर होता है। ध्यान रखना है इस बात का, हम लोग कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ देते हैं तो हमें ऐसा मिल जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज, तो सबको पता है किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स पूछोगे तो हमने याद ही कर रखा है कि जीरो होता है, इनकमिंग आउटगोइंग बराबर होता है, और इसीलिए नेट आंसर क्या आता है बेटा, जीरो आता है। सभी लोग जानते हैं इंटीग्रल बी डॉट डी ए जीरो। ठीक है ना भाई, तो ये वही है। नेक्स्ट, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम पोटेशियम सोडियम आर दिस। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इंसिडेंट हुआ है 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे, तो जो ई इंसिडेंट है उसकी वैल्यू है 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मुझे किस किस का दे रखा है, सीजियम 2.14, मतलब यहां तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है सीजियम के बाद, पोटेशियम। तो अगर पोटेशियम की बात करूं तो कितना है, 2.3, मतलब यहां पर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और क्या दिया हुआ है मुझे, सोडियम, कितना दे रखा है, 2.75। बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब बहुत ही चंपू सवाल आया। तो अगर 2.75 है तो यहां भी नहीं होगा। ठीक है, सीजियम में होगा, तो सीजियम ओनली इज द राइट आंसर। सिर्फ यहीं से आपके फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कहीं से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि सिर्फ इसी का जो आप लोगों को वर्क फंक्शन दिया हुआ है वो आपकी इंसिडेंट एनर्जी से कम है। ठीक है, इंसिडेंट एनर्जी से कम वर्क फंक्शन, मतलब कि यहां पर आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, करंट मिलेगा। ठीक है, तो सीजियम ओनली इज द राइट आंसर, ओनली एंड ओनली सीजियम। ओके, चलो नेक्स्ट। फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड, सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड। अच्छा, साउथ भाग रहा था, सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है भाई, यहां वी से भाग रहा था, ईस्ट में मुड़ गया। ठीक है, तो वेक्टर है, वेक्टर को तो पैरेलली शिफ्ट कर ही सकते हैं। सबसे खूबसूरत बात तो वेक्टर की यही होती है, तो हमने कर लिया उसे पैरेलली शिफ्ट। ठीक है, टू अवॉइड एन ओपोनेंट द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग इज, तो फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बोला है, वैल्यू नहीं, क्योंकि देखो डेटा कोई मैग्नीट्यूड तो दे नहीं रखे आपको, तो फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बात करनी है, किधर लगी। तो उसे अगर ऐसे में डायरेक्शन चेंज करनी है, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए बेसिकली फुटबॉल का जो प्लेयर है वो फोर्स कहां लगा रहा है, इसके बारे में बात करनी है। तो देख, फोर्स जो होती है ना उसकी वैल्यू अपन लोग ऐसे लिखते हैं एम ए, या फिर अगर इन जनरल हम लोग सेकेंड लॉ लिखें तो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, डीपी बाई डी टी। इसके अंदर ये जो मोमेंटम वाला पार्ट आप लोग देख रहे हो डीपी बाई डी टी, ये बेसिकली आप लोगों को किसके बारे में बताता है बेटा, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा वी की डायरेक्शन, चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा वी की डायरेक्शन, है ना। तो डेल्टा वी की डायरेक्शन आप लोगों को देखनी है, जहां डेल्टा वी की डायरेक्शन होगी वहीं आप लोगों की फोर्स लगेगी, या ऐसा बोलो जहां डेल्टा वी की डायरेक्शन, इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही है, तो फोर्स आपकी वहीं लगनी। तो चेंज इन वेलोसिटी होती है
ये आपकी वी फाइनल है, ये आपकी वी इनिशियल है। तो चेंज का मतलब क्या हो गया, डेल्टा वी का मतलब हो गया सर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, माइनस वी इनिशियल का मतलब इसको पलटी दे देता हूं, इसको पलटी दे दो, दिस इज योर माइनस वी इनिशियल। और अगर ये वी फाइनल है, ये आपकी माइनस ऑफ वी इनिशियल है, तो डेल्टा वी अब यहां आ ही गया, बहुत ही सुंदर तरीके से। अरे इन दोनों का नेट यही तो होगा, तो डेल्टा वी इधर आ गया, डेल्टा वी अगर इधर आ गया तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है बोलो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जानते हो ना। तो ये कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर क्या हो गया, अलोंग नॉर्थ ईस्ट। गॉट इट, वेरी गुड। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग सर्किट। मतलब ये तो करते हुए भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्यों करूं, पहले इसके बारे में बता देता हूं। ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन था, है ना। मीडियम इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आप लोगों को आज भी ये वाला वेक्टर देखने में दर्द होता है, मैं जानता हूं। एनीवेज, इसके बारे में नहीं बताया, ये मॉडर्न का क्वेश्चन था और ये इजी क्वेश्चन के अंदर काउंट होगा क्योंकि बहुत ही इजी कंडीशन के साथ में बात की गई है। ठीक है, इसकी अगर बात करूं तो ये आपका सेमीकंडक्टर्स का क्वेश्चन था और ये इजी क्वेश्चन था, पर थ्योरी कई लोगों को याद नहीं रहती है ये वाली, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो गया और छोड़ कर आना पड़ा। ठीक, तो काइनेमेटिक्स के काफी सवाल है ना। एनीवेज चलो ये वाला करते हैं, मतलब क्यों करते हैं इसको भी, बट कर लेते हैं चलो। तो यहां पर देखो भाई, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी थी, ये 3 और ये भी 3, 3 3 का 6 हो गया भाई, पैरेलल है तो 3 + 3 ये तो हो गया 6, और इसके साथ में 6 3 का 2 भाई, C1 C2 अपॉन C1 + C2 होता है ना, तो 6 3 का 2 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 × 3 अपॉन 6 + 3, ये कितना हो गया बेटा 2। तो 2 माइक्रोफैराड इज द राइट आंसर, 2 माइक्रोफैराड। ये डन 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 हो गया, 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब क्या ही बोलूं मतलब इस क्वेश्चन के लिए, चलो कैपेसिटेंस Eg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जो आज का हमारा आखिरी सवाल है। 26 से क्वेश्चन जो है वो आपके MS सर करा रहे होंगे, तो आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक डाइपोल दिया हुआ है आपको जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 30 डिग्री के ऊपर रखा हुआ है। चलो ठीक है, तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान ली है। 30 डिग्री पर डाइपोल रख दो, -q + q। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं अपने से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दे रखी है। हाय क्या बात है भाई, मजा आ गया। 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ओके, एंगल दे रखा था 30, टॉर्क लगता है 4 Nm का, बहुत बढ़िया। देखो Nm सर के बिना क्वेश्चन नहीं होता, तो टॉर्क की वैल्यू जो है वो 4 Nm है। चलो भाई, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज 2। तो डाइपोल की लेंथ भी दे रखी है मुझे 2 सेंटीमीटर। तो बेसिकली चार्ज की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है सबसे पहले तो कि टॉर्क की जो वैल्यू है वो P × E होती है। ठीक है ना बेटा, ये होती ही है। इसका हम मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, P sin θ हो जाएगी। अच्छा, इसमें P जो है उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, Q × L। ठीक है, डायरेक्शन माइनस से प्लस, सबको याद है, बहुत अच्छा। तो ये जो Q × L आपके पास में लिखा है, ये यहां पर यूज कर लो। तो हो गया 4 = Q, हमें पता नहीं, लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻², और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 2 × 10⁵, और साइन थीटा में थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। तो साइन 30 1/2 होता है, उससे ये वाला 2 कट गया। ठीक है, 2 से बेटा ये वाला 4 कट के 2 रह गया, ये कितना है -2, ये कितना है 5, तो ये आपस में कट के 3 रह जाएगा। ठीक है, और ये फिर 3 इधर जब जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 2 मिली कूलम आप लोगों का आंसर आ जाएगा। यस, ऑन सॉल्विंग दिस Q विल बी इक्वल टू 2 × 10⁻³ कूलम, जिसे आप लोग 2 मिली कूलम के फॉर्म में भी बोल सकते हो। तो आंसर इज ऑप्शन ए, विच इज 2 मिली कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल। ठीक है, मीडियम कैटेगरी में इसलिए रखा है कि कई बार हम लोग शुरू की चीजें पढ़ जाते हैं, एंड में जब तक टॉर्क वॉर्क आता है तब तक तो चीजें छोड़ ही देते हैं कि कौन पढ़े इस चीज को, समझ गए ना। तो इसीलिए बहुत ध्यान से इन वाली चीजों को देखें, समझे और करें। तो इस प्रकार से आपके जो पहले 25 सवाल थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सर लेकर आएंगे, उन क्वेश्चंस को जरूर से देखिए, एनालाइज कीजिए कि आप लोगों ने कहाँ गलती की, किन गलतियों को सुधारना है, और वो गलतियां सुधरने के बाद में अब क्या क्या हो रहा है।
ठीक है, क्योंकि देख गलती तो हो गई, अब उसके ऊपर पछताना नहीं है, कर दी गलती तो उसको रिपेंट कैसे कर सकते हो, उस गलती का रिपेंट अब एक ही तरीके से कर सकते हो, इस साल बहुत सारी मेहनत करके। तो जिन भी लोगों को लग रहा है कि उन लोगों से बहुत सिली मिस्टेक्स हो गई या ऐसा कुछ हो गया, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी थी, कुछ ना कुछ ऐसा था जिस कारण से उनका सिलेक्शन इस साल नहीं हो पाएगा, तो जिनको भी ऐसा लग रहा है वो अपना एक डिसीजन बनाए, अपनी डिसीजन मेकिंग करें बहुत अच्छे से दिमाग लगा के, और उस डिसीजन मेकिंग को करने के बाद में टेक अ प्रॉपर स्टांस आपके डिसीजन के ऊपर। अगर आपने एक प्रॉपर स्टांस लिया, पूरे साल फिर इस चीज को लेकर मेहनत की, तो कंफर्म है कि आपका इस साल सिलेक्शन जो है वो होगा। तो इसी आशा के साथ कि बहुत सारे बच्चे तो इसी एग्जाम के अंदर हमारे सेलेक्ट हो रहे होंगे, है ना, और आगे के एग्जाम के अंदर भी आप लोग बहुत फोड़ा फाड़ी मचाने वाले हैं। इसी आशा के साथ वापस मैं निपुण मित्तल आप लोगों से विदा चाहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय हिंद एवरीवन।